नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस दौर की बात करेंगे जब 1947 की शानदार राजनीतिक जीत ब्रिटिश इंडिया के विभाजन की भयानक मानवीय कीमत से टकराई। ये कहानी राजनीति के ऊंचे शिखरों से शुरू होकर जमीन पर आम इंसान के दुख दर्द तक आती है। एक ऐसी आज़ादी जिसने नई सुबह तो दी, पर अपने साथ एक ऐसी पीड़ा भी ले आई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए इस सफर पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं आज़ादी के उन जोशीले और विजयी शब्दों से। सदियों के औपनिवेशिक शासन के बाद आखिरकार एक देश की आत्मा को आवाज मिली। जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और आज़ादी के नए सवेरे में जागेगा। एक बिल्कुल नए युग की उम्मीद जगाने वाले शब्द थे ये। लेकिन उस आधी रात की घोषणा के तुरंत बाद जो हकीकत सामने आई, उसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। एक अनुमान के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोग अचानक विस्थापित हो गए। जरा सोचिए, रातों रात खींची गई एक कानूनी लकीर ने सदियों से बसे लोगों को उनके ही घर में अजनबी बना दिया। और देखते ही देखते ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा सामूहिक पलायन बन गया। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इस बंटवारे में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया। ये आंकड़ा हमें एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फर्क दिखाता है। एक तरफ तो ऊंची राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हसीन सपने थे और दूसरी तरफ जमीन पर तड़पता हुआ आम इंसान। राजनीति और मानवता के बीच इतना बड़ा फासला शायद पहले कभी नहीं देखा गया। पहला भाग, द एंड ऑफ एम्पायर, हाई पॉलिटिक्स एंड रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इतना बड़ा बदलाव आखिर हुआ कैसे? इसको समझने के लिए हमें आज़ादी से ठीक पहले के दशकों में चलना होगा। उन नेताओं के दृष्टिकोणों को देखते हैं जिन्होंने इस दौर की दिशा तय की। इन दृष्टिकोणों में जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू थे, जिनका सपना एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक भारत का था। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनका दृष्टिकोण एक स्वतंत्र मुस्लिम बहुल राज्य यानी पाकिस्तान बनाने का था। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते थे जो आगे चलकर बुरी तरह टकराने वाले थे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध के कई और रूप भी सामने आ रहे थे। एक तरफ मुख्यधारा में महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन और उपवास थे, पर दूसरी तरफ सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन भी थे जिन्होंने आम लोगों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी। चाहे सुभाष चंद्र बोस का सेना बनाना हो, चित्तौगोंग आमरी रेड हो, या शांति घोष और सुनीति चौधरी जैसी जवाज महिलाओं का हथियार उठाना हो, आज़ादी पाने की इस ललक ने असंख्य रूप ले लिए थे। दूसरा भाग, प्रेल्यूड टू पार्टीशन, अ डिसेंट इनटू वायलेंस। ये वो वक्त था जब सांप्रदायिक तनाव किसी आग के गोले की तरह फट पड़े। अगस्त 1946 में कलकत्ता के भयानक शहरी दंगों से शुरुआत होती है। उसके बाद अक्टूबर में ईस्ट बंगाल के नोआखली के ग्रामीण इलाकों में नरसंहार देखा गया। और फिर मार्च 1947 आते आते पंजाब में अचानक बढ़ती हिंसा ने आने वाले सीमा विभाजन के लिए एक बेहद खौफनाक और दुखदायी मंच तैयार कर दिया। यहाँ सबसे अहम पॉइंट यह है कि इस वक्त तक बेहद दर्दनाक सांप्रदायिक हिंसा हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी समुदायों के बीच बिना किसी भेदभाव के भड़क चुकी थी। जो कल तक शांति से रहने वाले पड़ोसी थे, वो अचानक दुश्मन बन गए। हथियारबंद समूह, जिनमें से कुछ के पास तो अमेरिकन मिलिट्री पिस्टल्स तक थे, बेहद बेरहमी से एक दूसरे पर टूट पड़े। जबरन धर्म परिवर्तन और गांव के गांव जलाए जाना इतना आम हो चुका था कि समाज का हर हिस्सा छलनी हो गया था। तीसरा भाग, ड्रॉइंग द लाइन, द रैडक्लिफ कमीशन। अब इस हिंसा और अफरा तफरी भरे माहौल के बीच देखिए क्या होता है। ब्रिटिश सरकार ने सदियों से जुड़ी हुई आबादी को सिर्फ कागज और कानून के जरिए अलग करने में हद से ज्यादा जल्दबाजी दिखाई। वाइसरॉय माउंटबैटन ने इस पूरी प्रक्रिया को 6 महीने से भी कम समय में निपटाने का फैसला कर लिया। द रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन ने जो काम किया वो बेहद लापरवाही से भरा था। पुराने और गलत नक्शों के आधार पर विशाल क्षेत्रों को बांट दिया गया। नतीजा, करोड़ों लोग अचानक रातों रात एक ऐसे देश में फंस गए जिसे वो अपना घर मानते ही नहीं थे। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या थी? जो नए बॉर्डर्स बनाए गए थे, उन्हें आज़ादी मिलने के बाद तक बिल्कुल गुप्त रखा गया। यानी जब देश जश्न मना रहा था, तब उन्हें पता ही नहीं था कि उनका घर किस तरफ आएगा। इस रहस्य ने आम जनता में पैनिक और डर फैलाया। ये साफ साबित करता है कि यह अचानक खींची गई लकीर मुख्यतः एक राजनीतिक फैसला थी, न कि मानवीय भलाई के लिए उठाया गया कदम। चौथा भाग, द लार्जेस्ट मैस माइग्रेशन, ग्राउंड लेवल ट्रेजेडी। यहां से हम उस भयानक अध्याय में दाखिल होते हैं जिसे याद करके आज भी रूह कांप जाती है। एक ऐसी आबादी जो बेघर हो गई थी, नई बनी बेतुकी लकीरों के पार सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटक रही थी।
मीलों लंबे पैदल काफिलों और बैलगाड़ियों पर लदे लोग लुटेरों का आसान शिकार बन रहे थे। ऊपर से अचानक आई बाढ़ ने उनके बचे कुचे सामान को भी धो डाला। दिल्ली के ऐतिहासिक हुमायूं टॉम जैसे टेम्परेरी शेल्टर्स में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पनाह ली। अकेले सफर कर रही महिलाओं और बच्चियां ने बड़े पैमाने पर अपहरण जैसी पीड़ा झेली। यह अचानक बेघर होने का सदमा था जिसे सभी समुदायों ने एक समान सहा। इस पूरे दौर की सबसे खौफनाक और दिल दहलाने वाली सच्चाई शायद घोस्ट ट्रेन्स यानी भूतिया ट्रेनों की घटनाओं में दिखती है। नए बॉर्डर्स को पार करने वाली इन ट्रेनों पर सफ़र कर रहे लाचार लोगों पर रास्ते में ही बेरहमी से हमले किए गए। जब ये ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती थी तो वहां जिंदा इंसानों की आवाज़ नहीं बल्कि सिर्फ लाशें और एक डरावनी खामोशी मिलती थी। ये नरसंहार का एक ऐसा प्रतीक बन गया जिसे भुलाना बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन इस गहरे अंधेरे के बीच भी इंसानियत पूरी तरह मरी नहीं थी। राहत और बचाव के अद्भुत प्रयास भी सामने आए। एक तरफ लीला रॉय और उनके साथियों ने बंगाल में 1300 से ज्यादा अपहरित महिलाओं को अकेले दम पर बचाया। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी शांति वापस लाने की उम्मीद में नोआखाली के गांव-गांव नंगे पांव घूमे। और आज दी 1947 पार्टीशन आर्काइव जैसी संस्थाएं 12 देशों में उन धुंधली होती मौखिक कहानियों को बचाने के लिए अद्भुत काम कर रही हैं। 5वां भाग, प्रिजर्विंग फेडिंग मेमोरीज, द ओरल हिस्ट्री रेस। जब आंकड़े करोड़ों में होना तो उनके पीछे छिपे इंसानी चेहरे अक्सर कहीं खो जाते हैं। इस विशाल इतिहास को मानवता के धरातल पर लाने का असल मतलब उन लोगों की आवाज सुनना है जो इस सदी के सबसे बड़े कहर के बाद जिंदा बच गए थे। मिसाल के तौर पर रीना कपूर की दादी की कहानी लीजिए, जिन्होंने पेशावर से भारत आते वक्त एक भयानक ट्रेन हमले से बचने के लिए खामोशी से लाशों के बीच खुद को मारा हुआ जाहिर किया। ऐसी कहानियां उन रूखे और बेजान आंकड़ों को ऐसी ठोस और दिल दहलाने वाली मानवीय पीड़ा में बदल देती हैं जो सीधे आत्मा तक उतर जाती हैं। आम लोगों के बीते हुए कल की ऐसी सच्ची कहानियां सरकारी आंकड़ों और असली ज़मीनी सच्चाई के बीच की विशाल खाई को पाट देती हैं। ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि दूसरे पक्ष को इंसान ना मानने का नतीजा हमेशा कितना भयानक होता है। जब इंसान एक दूसरे को इंसान की तरह देखना बंद कर देते हैं तब हिंसा और नफरत को सही ठहराना बेहद आसान हो जाता है, ठीक वैसा ही जैसा उस वक्त हुआ था। तो आइए इस आखिरी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण पूरा करते हैं। जैसे जैसे 1947 की आवाज़ें और उस दौर की आखिरी पीढ़ी इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए धुंधली पड़ती जा रही हैं, एक सवाल उठता है, दुनिया ये कैसे सुनिश्चित करेगी कि एक उपमहाद्वीप को बांटने वाली इन लकीरों की भारी मानवीय कीमत की गवाह कभी मिट ना सकें। ये बेहद निजी और दर्दनाक कहानियां इतिहास के अंधेरे में गुम नहीं होनी चाहिए। इन्हें जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।